नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री जमशेद खोरजाव और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की बैठक। दोनों देशों में कृषि क्षेत्र में जारी सहयोग को आगे बढ़ाने पर बनी सहमति। तोमर ने कहा, किसानों वैज्ञानिकों के कारण देश में कृषि उत्पादन बढ़ा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 11वीं कृषि संगणना का किया शुभारंभ। कहा, छोटे किसानों को संगठित कर आय और ताकत बढ़ाने पर प्रधानमंत्री पर जोर। पहली बार कृषि संगणना के लिए डाटा संग्रह किया जाएगा स्मार्टफोन और टैबलेट पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण से विजन दस्तावेज 2047 तैयार करने को कहा। कृषि को बढ़ावा देने और किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना है दस्तावेज का मकसद। खट्टर ने कहा, प्राधिकरण को किसानों के कल्याण के लिए अलग समितियों के अभी करना चाहिए गठन। मध्य प्रदेश में अब किसान खुद करेंगे अपनी फसल की गिरदावरी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मेरी गिरदावरी मेरा अधिकार में अब किसान अपनी फसल की जानकारी कर सकेंगे दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री जमशेद खोरजाव और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच सार्थक चर्चा हुई। इस दौरान दोनों देशों के मध्य कृषि क्षेत्र में जारी सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति हुई। केंद्रीय मंत्री तोमर ने उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने पर खोरजाव को बधाई देते हुए कहा कि इससे पहले कृषि मंत्री होने का उनका अनुभव नई भूमिका में बहुत मददगार होगा। तोमर ने कहा कि दोनों देशों के बीच काफी अच्छे राजनयिक व व्यापारिक संबंध हैं। उज्बेकिस्तान के साथ भारत के राजनयिक संबंध को 30 साल पूरे हो रहे हैं। वहीं भारत के लिए यह आजादी के अमृत महोत्सव का अवसर है। तोमर ने प्रसन्नता जताई कि हमारे दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने बताया कि हमने उज्बेकिस्तान से अंगूर, प्लम व स्वीट चेरी के लिए बाजार पहुंच प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए अधिसूचना शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। वहीं भारत को आम, केला व सोयाबीन ऑयल केक के निर्यात के लिए उज्बेक पक्ष से अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जिसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। तोमर ने उज्बेक पक्ष से अनार, आलू, पपीता और गेहूं की अनुमति में तेजी लाने का अनुरोध भी किया है। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र का तेजी से विकास किया जा रहा है और किसानों के हित में विभिन्न पहलुओं पर काफी शिद्दत से काम भी हो रहा है। किसानों, वैज्ञानिकों व सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण देश में कृषि उत्पादन काफी बढ़ा है। साथ ही भारत में कृषि शिक्षा व अनुसंधान भी बहुत परिपक्व स्थिति में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि भारत में कृषि के विकास का लाभ सारी दुनिया को मिले। इससे हमें खुशी होगी। इससे पहले उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री खोरजाव ने भारत को आजादी के अमृत महोत्सव की बधाई देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में भारत का अनुभव काफी अच्छा है, जिसे हम सीखते हुए किसानों को सपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं। हम भारत की तरह उज्बेकिस्तान में कृषि की दिशा बदलना चाहते हैं, जिसके लिए भारत से सीखना भी चाहते हैं। उन्होंने इस संबंध में भारतीय कृषि शोध संस्थानों से शोध व विकास का लाभ उज्बेकिस्तान को दिलाने का अनुरोध किया। उप प्रधानमंत्री ने भारतीय कृषि में डिजिटलीकरण के बढ़ते ट्रेंड की सराहना करते हुए भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर इसी तरह उज्बेकिस्तान में भी डिजिटलीकरण करने की बात कही। उन्होंने भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP प्रणाली की भी प्रशंसा करते हुए उन्हें उज्बेकिस्तान के लिए सीखने की बात कही। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में 11वीं कृषि संगणना 2021-22 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि इस संगणना से भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देश में व्यापक लाभ होगा। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही उनका जीवन स्तर बदलने, छोटे किसानों को संगठित कर उनकी ताकत बढ़ाने, उन्हें महंगी फसलों की ओर आकर्षित करने तथा उपज की गुणवत्ता वैश्विक मानकों के अनुरूप करने पर जोर दिया जा रहा है।
कार्यक्रम में तोमर ने कृषि संगणना के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उठाए गए ठोस कदमों का प्रतिफल कृषि क्षेत्र को भी मिल रहा है। हमारा देश तेजी से डिजिटल एग्रीकल्चर की ओर बढ़ रहा है। ये समय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात के साबरकांठा में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले 8 सालों में किसान की आय बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों की बदौलत गुजरात समेत देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों की आय में बढ़ोतरी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पशुपालन, मत्स्य पालन, शहद उत्पादन को बढ़ावा देने से किसानों की आय में काफी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साबर डेयरी की परियोजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। आज साबर डेयरी का विस्तार हुआ है। सैकड़ों रुपए के नए प्रोजेक्ट यहां लग रहे हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस मिल्क पाउडर प्लांट और एसेप्टिक पैकिंग सेक्शन, उसमें एक और लाइन जुड़ने से साबर डेयरी की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों से जुड़ी गतिविधियों को उनके लिए लाभदायक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबर डेयरी से जुड़ी 1000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात गुजरात वासियों को दी। इसमें एक साबर चीज एंड वे डाइंग प्लांट परियोजना की आधारशिला शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 2 दशकों में गुजरात का डेयरी मार्केट 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस मौके पर उन्होंने इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी की सराहना की। दूध समितियों में महिलाओं को पहले ना के बराबर स्थान था। आज कम से कम 3 महिलाएं आज मंडी के उस संदर्भ डायरेक्टर के रूप में रहती हैं। वो मंडली को चलाती हैं। दूध का पैसा महिलाओं को ही मिलना चाहिए और अगर महिलाओं के पास पैसे जाएंगे, पाई पाई का सही उपयोग होगा। और आज गुजरात में दूध का पेमेंट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को मिलता है और उसके कारण मेरी महिलाओं, बहनों की, माताओं की ताकत भी बहुत बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में सहकारिता की सफलता को कृषि क्षेत्र में भी लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फसलों के अलावा वैकल्पिक स्रोतों से किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। गुजरात में सहकारिता की एक समृद्ध परंपरा रही है और संस्कार भी है, तभी तो सहकार है, और सहकार है तभी तो समृद्धि है। दूध से जुड़े सहकारी आंदोलन को जो सफलता मिली है, इसका विस्तार अब हम खेती से जुड़े बाकी क्षेत्रों में भी कर रहे हैं। देश में आज 10,000 किसान उत्पादक संघ एफपीओ, इसके निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इन एफपीओ के माध्यम से छोटे किसान फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी, एक्सपोर्ट से जुड़ी, वैल्यू और सप्लाई चेन से सीधे जुड़ पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरकांठा की महिलाओं के साथ संवाद भी किया। महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि कैसे डेयरी कारोबार से जुड़ने के बाद उनके जीवन में बदलाव आया है। हम पशुपालन के साथ संकड़ाए हुए हैं, इसलिए सर ने हमें हमारा पशुपालन के बारे में पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, आपको पशुओं से दूध का धंधा करते हुए आपको क्या मिल रहा है। मैं लगभग 15 साल से पशुपालन का व्यवसाय कर रही हूँ और उससे मुझे बहुत फायदा होता है। लगभग 30% जैसा फायदा होता है। डेयरी खुलने से फायदा है, जैसे हम डेयरी में बेच रहे हैं मिल्क, तो उधर से मतलब जितना बेचेंगे उतना हम कमाएंगे ही। और प्राकृतिक खेती का ऐसा है, गोबर होता है वो हम खेत डालते हैं, तो वो उससे ऑर्गेनिक खेती अब तैयार होती है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना के लाभार्थियों को पासबुक वितरित की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मिशन को बल देती ये योजना लाखों परिवारों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेयरी क्षेत्र में श्रेष्ठ काम करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समुदाय से आने वाली देश की बेटी के भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचने को भी देशवासियों के लिए गौरव का क्षण बताया। ब्यूरो इनपुट्स के साथ साबरकांठा से अनुज यादव के साथ मेघना देव की रिपोर्ट।
और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण से विजन दस्तावेज 2047 तैयार करने को कहा है। इस दस्तावेज का मकसद कृषि को बढ़ावा देना और किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण को किसानों के कल्याण के लिए खेती से संबंधित अलग समितियों का भी गठन करना चाहिए। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में किसानों द्वारा साझा किए गए सभी प्रमुख सुझावों को राज्य की योजनाओं में शामिल किया जाए। बयान के मुताबिक प्राधिकरण एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है तथा कृषि को लाभकारी बनाने के संबंध में सुझाव देता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर किसान के मंत्र पर राज्य सरकार ने एक और किसान हितैषी निर्णय लिया है। मेरी गिरदावरी मेरा अधिकार में अब किसान निश्चिंत होकर अपनी फसल की जानकारी एमपी किसान ऐप के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस जानकारी का उपयोग फसल हानि, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, भावांतर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि ऋण में किया जाएगा। किसान अपनी फसल की जानकारी 1 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक दर्ज करा सकते हैं। किसान की इस जानकारी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं पटवारी से सत्यापन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी गिरदावरी मेरा अधिकार में किसान को ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई है कि वे अपने खेत से ही स्वयं फसल की जानकारी एमपी किसान ऐप पर दर्ज कर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। किसान ऐप पर लॉगिन कर फसल स्वयं घोषणा, दावा, आपत्ति ऑप्शन पर क्लिक कर अपने खेत को जोड़ सकते हैं। खाता जोड़ने के लिए प्लस ऑप्शन पर क्लिक कर जिला, तहसील, ग्राम, खसरा का चयन कर एक या अधिक खातों को जोड़ा जा सकता है। खाता जोड़ने के बाद खाते के समस्त खसरा की जानकारी ऐप में उपलब्ध होगी। उपलब्ध खसरा की जानकारी में से किसी भी खसरे पर क्लिक करने पर एआई के माध्यम से जानकारी उपलब्ध होगी। किसान के सहमत होने पर एक क्लिक से फसल की जानकारी को दर्ज किया जा सकेगा। संभावित फसल की जानकारी से असहमत होने पर खेत में बोई गई फसल की जानकारी खेत में उपस्थित होकर लाइव फोटो के साथ दर्ज की जा सकती है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रदेश के किसानों से अपील की है कि वे मेरी गिरदावरी मेरा अधिकार में अपनी फसल को एमपी किसान ऐप में अपलोड कर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में किसान ई गिरदावरी को अपनाने के लिए 15 अगस्त तक अपने आप को रजिस्टर कर सकेंगे। विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मना रहा है। वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण व उनकी लुप्त प्राय हो रही प्रजाति को बचाने के लिए जागरूकता फैलाना ही इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। साल 2010 में रूस के पीटर्सबर्ग में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रत्येक वर्ष की 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। जब पूरी दुनिया से बाघों की गणना कम होती जा रही थी, ये विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए थे, तो सबसे पहले भारत ही दुनिया का वो देश रहा जिसने पर्यावरणीय चक्र में जीवों के महत्व को रेखांकित करते हुए इस बात पर गहराई से जोर दिया। प्रकृति के सफल चक्र के लिए एक जीव का अपना महत्व है, बाघ उसका अहम हिस्सा है। यही कारण है कि आज पूरे विश्व में सबसे अधिक बाघ संरक्षण कहीं हो सका है तो वह हमारा भारत ही है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। और आइए अब देखते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या भाव चल रहा है। गुरुवार को धान के बाजार में रौनक देखी गई। ज्यादातर मंडियों में इसके सौदे मजबूती के साथ हुए। एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में 27 जुलाई को धान का भाव रहा 1550 रुपए, जो कि 28 जुलाई को 10 रुपए की मजबूती के बाद 1560 रुपए पर पहुंच गया। यहीं की लखीमपुर मंडी में भी 10 रुपए की तेजी देखी गई। 28 जुलाई को यहाँ धान का भाव 1800 रुपए था, जो 29 जुलाई को 1810 रुपए हो गया।
उत्तर प्रदेश के ही सुल्तानपुर मंडी में 27 जुलाई को धान का भाव रहा 1,665 रुपए, जो कि 28 जुलाई को 5 रुपए की बढ़त के बाद 1,670 रुपए हो गया। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में धान नरमी के साथ कारोबार करती नजर आई। 27 जुलाई को धान का भाव रहा 1,960 रुपए, 28 जुलाई को ये 20 रुपए गिरकर 1,940 रुपए रह गया। घरेलू स्तर पर इस साल कुल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान धान की उपज में 52 लाख टन बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान धान की कुल उपज 12,96,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की पैदावार 12,43,70,000 टन रही थी। वही बात चावल के निर्यात की करें तो एपीडा के मुताबिक भारत ने साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान करीब 16,72,776 टन कुल चावल का निर्यात किया है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान बासमती चावल के निर्यात में कमी देखने को मिली। अप्रैल में बासमती चावल का निर्यात 3,18,503 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 3,58,285 टन का रहा था। वही बात गैर बासमती चावल के निर्यात की करें तो साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान देश से होने वाले गैर बासमती चावल का निर्यात घटा है। एपीडा के मुताबिक गैर बासमती चावल के निर्यात में 3,32,226 टन की कमी देखने को मिली है। साल 2022 में देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 13,54,273 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 16,86,499 टन का हुआ था। गुरुवार को मूंगफली के सौदों में उतार चढ़ाव देखा गया। वही बात इसके हाजिर भाव की करें तो गुजरात की राजकोट मंडी में बड़ा उछाल आया है। एगमार्क नेट के अनुसार यहां 27 जुलाई को मूंगफली का भाव 6,225 रुपए था, जो कि 28 जुलाई को 300 रुपए बढ़कर 6,525 रुपए हो गया। यहीं की धोराजी मंडी में 27 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 6,000 रुपए, जो कि 28 जुलाई को 105 रुपए बढ़कर 6,105 रुपए हो गया। वहीं राज्य की ध्रोल मंडी में 27 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 5,900 रुपए, जो कि 28 जुलाई को 10 रुपए गिरकर 5,890 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 27 जुलाई को यहाँ मूंगफली 5,100 रुपए पर कारोबार कर रही थी। 28 जुलाई को इसमें 100 रुपए की नरमी आई और भाव 5,000 रुपए रह गया। इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज में 1,57,000 टन की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की पैदावार 1,87,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,02,44,000 टन की रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक घरेलू स्तर पर इनकी पैदावार बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,84,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान ये 3 टन से भी ज्यादा की कमी आई है। साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 45,165 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान ये 49,984 टन रहा था। और आइए अब जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपने खेतों का ख्याल। असम में किसान साली धान की रोपाई जारी रखें। यहाँ के मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी वाले इलाकों में मूंग, उड़द और तिल की बुआई की जा सकती है। पंजाब में बासमती धान की रोपाई कर सकते हैं। इसी तरह दिल्ली में मक्का की बुआई और 20-25 दिन पहले बोई गई धान की रोपाई कर लें। बिहार के उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदानी इलाकों में मिर्च की बुआई कर लें। यहाँ के उत्तरी इलाकों में सूरजमुखी की बुआई की जा सकती है। वहीं दक्षिण बिहार जलोढ़ इलाकों में धान की रोपाई कर लें और अरहर की बुआई जारी रखें।
छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी इलाके में मौजूद जशपुर जिले में 30 दिन पुरानी धान की पौध रोप लें। वहीं छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में सोयाबीन, मूंगफली और मक्का के खेतों से फालतू पानी निकालने की व्यवस्था करें। ओडिशा में रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया, ग्वार, तिल और अरंडी की बुआई इस समय कर सकते हैं। ओडिशा के उत्तर मध्य पठारी इलाकों में धान की नर्सरी तैयार की जा सकती है। यहाँ के उत्तर पश्चिमी पठारी इलाकों में अदरक और हल्दी की बुआई करें। गांगे पश्चिम बंगाल के तटीय हिस्सों में अमन धान की रोपाई जारी रखें। यहाँ के न्यू जलोढ़ इलाकों में अरहर और सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पठारी इलाके में दलहन, तिलहन और सब्जियों के खेतों में जमा पानी को निकाल दें। यहाँ के सतपुड़ा पहाड़ी इलाके में टमाटर, बैंगन, मिर्च और अगेती फूल गोभी की रोपाई करें। गुजरात में 20 से 25 दिन पुराने धान की रोपाई जारी रखें। गुजरात के दक्षिण में अरहर, तिल, मूंग, उड़द और सोयाबीन की भी बुआई इस समय की जा सकती है। यहाँ के उत्तरी सौराष्ट्र में अरहर और अरंडी की बुआई करें। वहीं टमाटर, मिर्च, बैंगन, गोभी और फूल गोभी की रोपाई कर लें। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिनों के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आद्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित प्रतिष्ठित स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत की डिलीवरी लेने के साथ ही भारतीय नौसेना ने एक इतिहास रचा है। विक्रांत को नौसेना को सौंपे जाने के साथ ही भारत उन चुनिंदा राष्ट्रों में शामिल हो गया है जो देश में ही विमान वाहक समुद्री जहाज का निर्माण करते हैं। भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 लड़ाकू विमान राजस्थान के बाड़मेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लड़ाकू विमान के दोनों पायलट शहीद हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों पायलट की मौत पर दुख व्यक्त किया है। घटना के जांच के आदेश दिए गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में 700 सरकारी मदरसों को बंद कर दिया है और इन मदरसों में सामान्य शिक्षा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित नालागढ़ में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच चिकली नदी में सेल्फी के चक्कर में 5 लोग नदी में बुरी तरह से फंस गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद इन 5 युवकों को रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया। विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र भारत का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ऐसी गतिविधियां या परियोजनाएं चल रही हैं जिनका भारत विरोध करता है। एयर इंडिया ने अपने हवाई बेड़े में शामिल 3 विमानों को बेचने के लिए निकाले गए टेंडर में 3 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट जो GE90 110 इंजन से लैस हैं उन्हें बेचने की इच्छा जताई है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 203.56 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।